मोरबी में हुए हादसे ने 134 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में भावुक नजर आए। मौका था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का, जहां पर प्रधानमंत्री ने हादसे पर संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी कल मोरबी जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। आज देश अपने सरदार को याद कर रहा है, उस सरदार को जिसने भारत की एकता को एक धागे में पिरोया, उस सरदार को जो देश की अखंडता और एकता के लिए अपने आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। साल 2014 से लगातार इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जहां उन्होंने देश के सरदार को नमन किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए। मोरबी हादसे पर पीएम ने कहा कि मैं यहां जरूर हूं, लेकिन मेरा मन मोरबी में है। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कम मौकों पर ऐसा दर्द महसूस किया है। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। पीएम ने बताया कि घटनास्थल पर मुस्तैदी दिखाई जा रही है। अस्पतालों में घायलों के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम ने कहा कि यह सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि यह देश में एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। साथियों, सरदार साहब की जन्म जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस ये हमारे लिए केवल तारीख भर नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है। भारत के लिए एकता कभी भी विवशता नहीं रही है। भारत के लिए एकता सदा सर्वदा विशेषता रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया में परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और त्रिपुरा की स्टेट पुलिस फोर्स ने हिस्सा लिया। वहीं इस बार आदिवासी बच्चों का बैंड भी परेड में दिखा, जो अंबाजी मंदिर के बाहर भीख मांगा करता था। आज लौह पुरुष की जयंती है। देश के दिग्गज नेता अपने सरदार को याद कर रहे हैं। राष्ट्रपति से लेकर कई राज्यों के सीएम ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें याद किया। राष्ट्रपति ने लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। शाह ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एकता की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मोरबी में हुए हादसे पर दुख भी जताया। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरदार पटेल को याद किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस के तमाम नेता शक्ति स्थल पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल की जयंती पर यूपी के सीएम योगी का अलग अंदाज नजर आया। लखनऊ में सीएम योगी ने सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग कप T20 का उद्घाटन किया। इस दौरान वो खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेलते भी नजर आए। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने भी रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ सरदार पटेल को याद किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनके आदर्शों को याद किया। और अब
बात करते हैं चुनावी खबर की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है और देश के इस पहाड़ी राज्य में एक ही चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में हर पार्टी पूरे जोर शोर के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने मंडी में परिवर्तन प्रतिज्ञा महारैली को संबोधित किया। दरअसल मंडी इसीलिए भी खास है क्योंकि ये सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला है। हिमाचल में चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी पूरे जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गई है और इन्हीं तैयारियों को रफ्तार देने के लिए कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी रैलियों का आगाज कर दिया। प्रियंका की इस रैली में कांग्रेस के तमाम नेताओं का जमावड़ा रहा। प्रियंका ने सबसे पहले सरदार पटेल को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ मोरबी में हुई हादसे पर दुख जताया। प्रियंका ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया। जो मेरी दादी जी थी, आज उनकी शहादत का दिन है। देखिए, मैंने अपने पिछले भाषण में भी बोला सोलन में कि हिमाचल प्रदेश के साथ और मैं कहूंगी कि देश के साथ इंदिरा जी का एक आध्यात्मिक रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता था, समर्पण का रिश्ता था, कर्तव्य का रिश्ता था और एक बहुत गहरा ऐसा रिश्ता था जो आजकल आज की राजनीति में कम ही दिखता है। प्रियंका ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम ने मंडी के लिए क्या किया है। 60,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहे। कि बड़े बड़े नेता हिमाचल के हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए किया कि आपके लिए किया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या किया है इस पूरे जिले के लिए? शायद अपने दायरे में, अपनी विधानसभा में काम किया, उसके बाहर क्या किया? यहाँ के युवाओं की क्या स्थिति है? क्या रोजगार बने हैं? 63,000 सरकारी पद खाली हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। कभी आपने पूछा है क्यों? क्योंकि नियत नहीं है। परिवर्तन प्रतिज्ञा महारैली के जरिए प्रियंका हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता वापसी की तैयारी में है। प्रियंका ने हिमाचल के लोगों से रोजगार का वादा किया। इसके साथ ही 10 गारंटियां गिनाई। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस की ये गारंटी जीत की गारंटी को कितना पुख्ता करती है। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां पर चुनावों में 413 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। वहीं नाम वापसी के दिन 92 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस भी ले लिया है। आइए आपको हिमाचल प्रदेश का गणित भी समझा देते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में इस बार 55,07,261 मतदाता वोट डाल सकेंगे। 18 से 19 साल के 69,781 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। इन वोटर्स में 27,80,208 पुरुष हैं और 27,27,016 महिलाएं शामिल हैं। वहीं अगर दिव्यांग मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो वह बढ़कर 56,001 हो चुकी है और इसमें 1,470 मतदाताओं की बढ़ोतरी भी हुई है। वोटर्स के इसमें एडिशन हुए हैं। और आइए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया है, यानी कि एलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे और उनमें से एक बड़ा बदलाव है ब्लू टिक वालों के लिए, यानी कि जो वेरिफिकेशन बैज होता है, और उनके लिए ये गुड न्यूज नहीं है। एलन मस्क अब सब्सक्रिप्शन प्लान लाने वाले हैं जिसके तहत ब्लू टिक वालों से हर महीने 1,600 रुपए तक लेने की तैयारी है। ट्विटर की डील पूरी होने के साथ ही इसमें कई बदलाव भी नजर आ रहे हैं। अरबपति एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। अब मस्क ट्विटर में बड़े बदलाव की तैयारी में है। कंपनी में बदलाव से कई लोगों की जेब ढीली हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अब ब्लू टिक के लिए ट्विटर चार्ज कर सकता है। इसके साथ ही ट्विटर सब्सक्रिप्शन प्लान की भी तैयारी में है, यानी आपको इसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वालों को कई एडिशनल फीचर्स दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि ब्लू टिक धारकों को $19.99 यानी 1,600 रुपए की फीस देनी होगी। जो लोग पहले से ट्विटर पर वेरीफाइड हैं, उन्हें ट्विटर ब्लू सब्सक्राइब करने के लिए 90 दिन का समय किया जाएगा, वरना उनके नाम के आगे से ब्लू टिक हट जाएगा। यह अभी साफ नहीं है कि ट्विटर ब्लू टिक वेरिफिकेशन रूल में बदलाव किया जाएगा या नहीं। खबर है कि ट्विटर ब्लू में एडिट ट्वीट का भी ऑप्शन दिया जाएगा, यानी आपने जो भी ट्वीट किया उसे एडिट कर सकते हैं।
ट्विटर की डील को अभी सिर्फ एक हफ्ता ही पूरा हुआ है और मस्क इसमें बड़े बदलाव की तैयारी में नजर आ रहे हैं। तो जब ये खबर सामने आई तो इस मामले पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि मुझे नहीं लगता इस जानकारी की पुष्टि हुई है। वहीं सरकार इसको लेकर ट्विटर से पुष्टि कर रही है। I don't think this is confirmed. It is, as usual, something that has become a big challenge that Twitter needs to handle. It's misinformation that has been floated on Twitter, and it is something that Twitter needs to handle. I don't think that is a true report. तो ये तो सब जानते हैं कि ब्लू टिक पाने की चाहत कई लोग रखते हैं जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों के लिए ये अमृत फल की तरह है। ब्लू टिक क्या है, आइए आपको सबसे पहले ये भी समझा देते हैं। ब्लू टिक का सिंपल सा मतलब है वेरिफिकेशन बैज। ये बताता है कि अकाउंट आपका ऑफिशियल है और पोस्ट की जवाबदेही भी ये तय करता है और इसके आगे लगा होता है ब्लू टिक। इसे कहते हैं ब्लू टिक यानी कि वेरिफिकेशन बैज और इसके मायने ये है। लेकिन ब्लू टिक किन्हें मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कंपनीज, ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया पर्सनालिटीज या जर्नलिस्ट को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को, स्पोर्ट्स पर्सन को, एक्टिविस्ट को और इंडिविजुअल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको भी ब्लू टिक होता है। आप अगर ट्विटर में जाएंगे तो उनके आगे आप नीला टिक देखेंगे। ब्लू टिक के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मोबाइल पर आप जाएंगे, ट्विटर ऐप खोलेंगे, उसमें आप वेरिफिकेशन पे जाएंगे, यानी कि अकाउंट लॉग इन करने के बाद वेरिफिकेशन का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है और उसमें आप जाने के बाद अपनी तमाम डिटेल्स भरने के साथ साथ वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो आपको वो वेरिफिकेशन बैज यानी कि ब्लू टिक मिल जाता है। ये है इसका एक सिंपल सा प्रोसेस ब्लू टिक पाने के लिए। और आइए आज की एक और बड़ी खबर की बात करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रेप के बाद होने वाले 2 फिंगर टेस्ट पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जांच के इस तरीके को मेडिकल की पढ़ाई से हटाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामलों की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 फिंगर टेस्ट के बारे में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जांच के इस तरीके को मेडिकल की पढ़ाई से हटाने का आदेश दिया है और इसे पितृसत्तात्मक और अवैज्ञानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता की जांच के लिए अपनाया जाने वाला ये तरीका अवैज्ञानिक है जो पीड़िता को फिर से प्रताड़ित करता है। रेप के एक मामले में सजा बरकरार रखते हुए न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश हिमा कोहली की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अफसोस जताया कि आज भी 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है जो महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण तरीका है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि 2 फिंगर टेस्ट करने वालों को दोषी ठहराया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये टेस्ट इस गलत धारणा पर आधारित है कि यौन संबंधों में सक्रिय महिलाओं का रेप नहीं हो सकता। और इसी बीच में गुजरात के मोरबी हादसे को लेकर एक बड़ा अपडेट यह है कि 2 नवंबर को पूरे राज्य में शोक मनाया जाएगा और सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसकी घोषणा की है। पीएम के साथ जो हाई लेवल मीटिंग हुई उसके बाद राज्य में शोक का ऐलान 2 नवंबर के लिए सीएम की तरफ से किया गया। इधर ब्राजील में लूला दा सिल्वा ने राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने कड़े मुकाबले में जैर बोल्सोनारो को हरा दिया है और इस जीत के साथ ही लूला डी सिल्वा तीसरी बार ब्राजील की सत्ता संभालेंगे। ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने जीत हासिल की है। उन्होंने राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हरा दिया है। ये इलेक्शन बहुत ही क्लोज था, जहां बोल्सोनारो को 49.1% वोट मिले, वहीं लूला डी सिल्वा को 50.9% वोट मिले। इस जीत पर यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई नेताओं ने लूला को जीत की बधाई दी है। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा 1 जनवरी को राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे। ब्राजील के इलेक्शन इतिहास के 3 दशकों में ये अब तक का सबसे नजदीकी चुनाव रहा। ब्राजील के वामपंथी नेता लूला ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। साल 2018 के भ्रष्टाचार घोटाले में जेल गए लूला की ये शानदार जीत है। उन्होंने जीत के बाद पार्टी से ऊपर उठकर देश की सेवा करने का वादा किया है। साथ ही दक्षिणपंथी झुकाव वाले लोगों को भी साथ लेकर काम करने का वादा किया है, जिससे ब्राजीलियाई जनता में एक सकारात्मक उम्मीद जगी है।
भारत के प्रशंसक और हनुमान भक्त ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो चुनाव हार गए। 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि इन चुनावों के साथ ही बोल्सोनारो इतिहास में 30 सालों में देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दोबारा से राष्ट्रपति नहीं बन सके। साल 1990 से बोल्सोनारो से पहले ब्राजील में जितने भी राष्ट्रपति बने उन्हें दोबारा से पद के लिए चुना गया था। ब्राजील में हुए इस चुनाव के बारे में आइए कुछ दिलचस्प जानकारी भी आपको बता देते हैं जो कि पहली बार ब्राजील में देखने को मिली है। यानी कि ब्राजील का यह चुनाव साल 1985 के बाद से पहला ऐसा चुनाव रहा जहां पर सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण हुआ। सैन्य तानाशाही के बाद से यह पहला मौका था जहां पर एक पूर्व यूनियन लीडर लूला ने बोल्सोनारो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बोल्सोनारो एक पूर्व आर्मी कैप्टन रहे हैं और इन चुनाव प्रचार ने लोगों के दिमाग में सैन्य तानाशाही की यादों को ताजा कर दिया था। इसके साथ ही यह पहला चुनाव था जिसमें किसी राष्ट्रपति को दोबारा से कार्यकाल नहीं मिला है। 20 लाख से ज्यादा मतदाता दो उम्मीदवार के बीच में बढ़ते हुए नजर आए, जिसके बाद रिजल्ट यह हुआ कि जैर बोल्सोनारो चुनाव हार गए और लूला डी सिल्वा को अब यह कमान मिल चुकी है। इधर बात करेंगे देहरादून की। देहरादून से हल्द्वानी जा रहे हेलीकॉप्टर में अचानक से तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके बाद उसकी बिजनौर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बिजनौर के अफजलगढ़ में एक हेलीकॉप्टर की जंगल में अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और उत्तराखंड के एक सीनियर अफसर मौजूद थे जो देहरादून से हल्द्वानी जा रहे थे। अचानक हेलीकॉप्टर में रेड सिग्नल मिलने के कारण अफजलगढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर के अचानक खेत में उतरने से इलाके के लोग मौके पर पहुंच गए। वहां पर भीड़ जमा हो गई। वहीं इस मामले में अफजलगढ़ कोतवाल मनोज सिंह का कहना है कि तीनों लोग सुरक्षित हैं। पायलट राजकुमार यादव ने बताया कि देहरादून से इंजीनियर आ रहे हैं, उनके आने के बाद ही यहां से टेक ऑफ किया जाएगा। फिलहाल पुलिस बल मौके पर मौजूद है। और आइए अब बात करते हैं टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन विराट कोहली की, जिनके होटल रूम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कोहली के रूम का यह वीडियो उनकी गैर मौजूदगी में किसी ने बनाया और इसी हरकत से कोहली काफी खफा नजर आए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसी वीडियो को शेयर करते हुए अपनी नाराजगी भी जाहिर की और यह भी कहा कि ये उन्हें नागवार है। ऑस्ट्रेलिया में हो रहे T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और विवाद साथ चलते दिख रहे हैं। सिडनी में प्रैक्टिस के इंतजाम और खाने की खराब क्वालिटी का विवाद पूरी तरह थमा भी नहीं था कि अब एक फैन ने विराट की खास बातों से रूबरू होने के लिए उनकी प्राइवेसी में दखल डाल दिया। पर्थ के जिस होटल में टीम इंडिया रुकी थी वहां ये फैन विराट के कमरे में घुस गया। कोहली की गैर मौजूदगी में इस फैन ने उनके कमरे के हर कोने का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। फैन की इस हरकत से विराट कोहली काफी नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मैं जानता हूं कि फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखकर बहुत खुश और उत्साहित रहते हैं। मैंने हमेशा फैंस के इस उत्साह की सराहना की है, लेकिन ये वीडियो जो सामने आया है उससे मैं आहत हूँ। इसने मुझे मेरी प्राइवेसी को लेकर फिक्रमंद किया है। अगर होटल रूम में मुझे प्राइवेसी नहीं मिल सकती तो मुझे पर्सनल स्पेस कहाँ मिलेगा? प्राइवेसी में ऐसे दखल से मुझे आपत्ति है। प्लीज लोगों की प्राइवेसी का सम्मान कीजिए और उन्हें अपने मनोरंजन की चीज मत समझिए। वहीं विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी फैन की इस हरकत को सरासर गलत बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब फैंस ने हमारे प्रति कोई करुणा या दया नहीं दिखाई, लेकिन ये घटना अब तक की सबसे बुरी घटना है। ये सरासर गलत है और एक इंसान की गरिमा का उल्लंघन करती है। वो सभी लोग जो सोचते हैं कि सेलिब्रिटी हो तो डील करना पड़ेगा, वो भी इस समस्या का हिस्सा है। थोड़ा सा संयम बरतने से सबका भला होता है। और अगर ये सब आपके बेडरूम में हो रहा है तो आखिर पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन कहाँ है? विराट कोहली और अनुष्का की ये नाराजगी लाजमी है, क्योंकि फैंस कई बार अपने चहेते स्टार्स के करीब पहुंचने की कोशिश में जाने अनजाने लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो जाता है। और इसी खबर के साथ वंदे भारत में वक्त एक और बहुत छोटे से ब्रेक का है।